हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम जो डिस्कस कर रहे थे 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं। 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज में जैसे हमने देखा सबसे बड़ी कैटेगरी किंगडम, फिर हमने बोला प्लांट्स के केस में डिवीजन KDC ऑफ गस। अब इसमें देखो जो किंगडम है ये कैटेगरी होगी, ये डिफरेंट कैटेगरीज है। किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। दीज आर डिफरेंट कैटेगरीज। अब जो ये कैटेगरीज हैं, जैसे हमने बोला किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी, तो इसमें जो डिवीजन है हम मान लेते हैं एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी, क्लास मोनोकोटिलिडनी, कोटिलिडनी, ऑर्डर ओइल्स, फैमिली पोएसी, जीनस ट्रिटिकम, स्पीशीज ट्रिटिकम एस्टिवम। अब जो ट्रिटिकम एस्टिवम है हमने देखा ये मॉडर्न वीट है। तो इस केस में जो वीट है ये एक तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है वीट, ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? स्पीशीज को। तो उस केस में जो स्पीशीज है ये तो होगी कैटेगरी, या आप इसे बोल लो रैंक। और बेसिकली जो वीट है ये होगी टेक्सोन, टेक्सोन। तो सिमिलर वे में जैसे हमने बोला किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी में प्लांट्स आ गए। जो प्लांट्स हैं ये एक तरह का ग्रुप है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो ये प्लांट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस प्लांट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट टेक्सोन। और जो ये किंगडम है जिसमें ये प्लांट्स आ रहे हैं ये बेसिकली क्या होगी? कैटेगरी और रैंक। मतलब जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेके थोड़ी सी कंफ्यूजन है। उसमें ऐसा लगता है पढ़ते हुए कैटेगरी, रैंक और टेक्सोन एक ही चीज है, और इन टर्म्स को यूज भी ऐसे ही किया गया है। पर बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करो फर्क क्या है। जो ये केपीसी ऑफ गस है ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं, और इनमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिलोंग कर रहे हैं वो बेसिकली टेक्सोन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे प्लांट्स एक पर्टिकुलर टेक्सोन है जिसकी कैटेगरी या रैंक क्या है? किंगडम। अब जब भी मैं बोलता हूं प्लांट तो आपके दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में आते हैं मल्टी सेलुलर ऑटोट्रोप्स, आपके दिमाग में पौधे आने शुरू हो जाते हैं, प्लांट्स आने शुरू हो जाते हैं, प्लांट्स की इमेजेस बननी शुरू हो जाती हैं। इसका मतलब जो प्लांट्स हैं वो तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये प्लांट्स क्या हो गया? टेक्सोन। और बेसिकली जो इनकी कैटेगरी जिसे ये बिलोंग कर रहे हैं वो क्या होगी? किंगडम। तो हम बोल सकते हैं जो कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज, एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स, ये तो टर्म्स हैं। और जो टेक्सोन है ये ग्रुप है, ग्रुप ऑफ लिविंग organisms which shares some
some common characters. It is a group of living organisms which share some common characters. जैसे अब जो wheat है, तो हम बोलते हैं, जब मैंने वर्ड यूज किया wheat, तो आपके दिमाग में क्या आया? आपके दिमाग में आया छोटे छोटे हर्बेशियस प्लांट्स जो बेसिकली मार्च अप्रैल में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। तो बेसिकली ये जो वीट है, ये टेक्सोन हो गया, और ये बिलोंग किसे कर रहे हैं? ये हो क्या गया वीट? वीट इज ए ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच शेयर्स सम कॉमन कैरेक्टर्स। जो वीट के प्लांट्स हैं, ये आपस में तो काफी कॉमन कैरेक्टर्स शेयर कर रहे हैं। जब हमने वीट वर्ड यूज किया तो आपके दिमाग में कनक का पौधा ही आया, तो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं टेक्सोन, और इसकी कैटेगरी क्या है? स्पीशीज। तो इसका मतलब कैटेगरीज क्या होगी? ये तो एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स हैं। हमने बोला, जब हमने बेसिकली किंगडम टर्म यूज की, तो किंगडम तो एक टर्म है, बट इस टर्म में आ कौन रहा है? एक पर्टिकुलर टेक्सोन। टेक्सोन कौन है? प्लांट्स। तो इसका मतलब प्लांट्स हो गए, एंजियोस्पर्म हो गए, मोनोकोटिलिडन्स हो गए, ये ऑर्डर पोएल्स हो गया, पोएसी हो गया, ये ट्रिटिकम हो गया, ट्रिटिकम एस्टिवम हो गया, ये डिफरेंट टेक्सोन्स हैं। तो इन्हें हम टेक्सोन को प्लूरल में हम टेक्सा बोल देते हैं। टेक्सा। तो मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा ये। मैं एक बार दोबारा बताता हूं, इसे समझो। देखो, मैं मार्केट गया, तो मैं वहां से एक फिश लेके आया, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है? आप सर क्या लेके आए हैं? तो आपके दिमाग में आ रहा है एक ऑर्गेनिज्म जो मोस्टली पानी में रहता है। तो उस केस में उसकी बॉडी पे फिन्स वगैरह प्रेजेंट है, आप उसी चीज को इमेजिन कर रहे हो। तो इसका मतलब जो फिश है वो क्या है? वो एक ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो काफी शेयर आपस में, जो काफी करेक्टर्स आपस में शेयर करते हैं। तो अब जो ये फिश है, तो ये क्या हो गया? टेक्सोन। और जो फिश है ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? फिश रिप्रेजेंट कर रहा है अपनी क्लास को, क्लास स्पाइसिस। तो क्या बात समझ आई? तो क्लास क्या होगी? कैटेगरी, जिसमें क्या आ रहा है? एक पर्टिकुलर टेक्सोन जो क्या है? फिश। तो सिमिलर वे में जब मैं डॉग वर्ड यूज कर रहा हूं, तो आपके दिमाग में एक डॉग की इमेज बन रही है, एक ऐसा हेयरी एनिमल जिसकी जो बार्क करता है, तो वही इमेज बन रही है। तो इसका मतलब डॉग क्या हो गया? ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया। तो वो डॉग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो डॉग रिप्रेजेंट कर रहा है टेक्सोन को। तो बेसिकली वो डॉग इन पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल करेगा। तो वो कैटेगरी क्या होगी? अपना रैंक। मुझे लगता है ये चीज क्लियर होगी आपको, टेक्सोन क्या होता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, और एनसीईआरटी ने ढंग से कंफ्यूज किया हुआ है इस लाइन को लेके। तो इसके बाद हम बात करते हैं, अब हमने इन ओब्लिगेट कैटेगरीज की बात की। अब इन ओब्लिगेट कैटेगरीज में मैंने आपको समझाया, रिलेटेड स्पीशीज जीनस बनाते हैं, रिलेटेड जीनस है वो फैमिली बनाते हैं, रिलेटेड फैमिलीज ऑर्डर बनाते हैं, रिलेटेड ऑर्डर्स क्लास बनाते हैं, रिलेटेड क्लासेस डिवीजन बनाते हैं, रिलेटेड डिविजन्स किंगडम बनाते हैं। ये चीज तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे स्पीशीज कॉन्सेप्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्पीशीज। स्पीशीज। अब जो ये टर्म है स्पीशीज, ये टर्म दी जॉन रे ने। जॉन रे। अब स्पीशीज की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, मतलब अलग अलग कॉन्सेप्ट से डेफिनेशन बनी हुई है स्पीशीज की। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूं, टेक्सोनोमिक। टेक्सोनोमिक concept of species।
टेक्सोनोमिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। तो जो ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते थे लिनस। कैरलस लिनस। ये कॉन्सेप्ट है क्या? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, जो एक स्पीशीज है वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो मॉर्फोलॉजिकली, मतलब अपीयरेंस वाइज, आपस में काफी करेक्टर शेयर करते हैं। स्पीशीज लिख लो यहाँ पे, स्पीशीज। स्पीशीज इज अ ग्रुप जो मतलब अपीयरेंस में अपने काफी करेक्टर्स शेयर कर रहे हैं, तो उसे टेक्सोनोमी कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज बोला जाता है। ज्यादातर प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए हम टेक्सोनोमी कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज यूज करते हैं। तो अब देखेंगे आप, जो हमने गोभी वर्ड यूज किया था, वी यूज द टर्म गोभी, तो इसमें हमने बोला ब्रासिका, ब्रासिका ओलरेसिया कैपिटेटा, ब्रासिका बोट्रिस। अब बेसिकली जो ब्रासिका ओलरेसिया कैपिटेटा और ब्रासिका ओलरेसिया बोट्रिस है, बंद गोभी और फूल गोभी, ये बेसिकली दोनों है तो गोभी। तो अगर आप इनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कंपेयर करोगे तो आप नोटिस करोगे इनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आपस में बहुत मिलते हैं। तो टेक्सोनोमी कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज के हिसाब से ये एक ही स्पीशीज होगी। They resemble each other very much in their morphological characters. So, according to taxonomic concept, they both are considered as single species। तो ये टेक्सोनॉमी कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्पीशीज हो गया। तो इसके बाद आ गया अपना सेकंड कॉन्सेप्ट, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। अब बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज है जो, ये दिया अर्नेस्ट मेयर ने। जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, तो यूनिट से पहले एक साइंटिस्ट की इंफॉर्मेशन दी होती है। तो वो इंफॉर्मेशन दी हुई है अर्नेस्ट मेयर की। चैप्टर स्टार्ट होने से पहले एक पेज दिया होता है जिसपे उनकी फोटो होती है और साथ में उनकी डिस्क्रिप्शन होती है। तो इन्हें बोलते हैं, अर्नेस्ट मेयर को, डार्विन ऑफ
20th सेंचुरी और ये जो पर्सन है जिन्हें हम बोल रहे हैं डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, इन्हें ट्रिपल क्राउन अवार्ड ऑफ बायोलॉजी भी मिला हुआ है और इन्होंने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज दिया। ये है क्या? बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज is a group of स्पीशीज है ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये आपस में रिलेटेड हैं, मतलब जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं वो तो शेयर कर ही रहे हैं। रिलेटेड स्पीशीज है ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स which can interbreed freely and produce fertile offsprings। मतलब ग्रुप ऑफ रिलेटेड और similar organisms which can interbreed freely, जो कोपुलेट कर सकते हैं फ्रीली एनवायरनमेंट में एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, और जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज ये मान लो जो x है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक ऑर्गेनिज्म को, ये दूसरा x भी ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, तीसरा चौथा ये जो x है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स को। ये ऑर्गेनिज्म देखो सिमिलर है आपस में और ये आपस में फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं। ये इससे फ्रीली इंटरब्रीड कर सकता है, ये इससे फ्रीली इंटरब्रीड कर सकता है, ये इससे फ्रीली इंटरब्रीड कर सकता है, ये इससे फ्रीली इंटरब्रीड कर सकता है। दे कैन इंटरब्रीड फ्रीली। जब ये फ्रीली इंटरब्रीड कर रहे हैं तो फ्रीली इंटरब्रीड करके ये फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसे बोला जा रहा है स्पीशीज। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है these organisms shares these organisms share a common gene pool। अब जीन पूल क्या होता है? ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी ह्यूमंस रहते हैं तो उन ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है डिप्लॉइड सेल में। जो उनका जीनोम है उसमें 30,000 जीन्स प्रेजेंट है। मतलब चाहे आप कोई भी ह्यूमन उठा लो वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर से, अगर वो नॉर्मल ह्यूमन है तो उसमें 46 क्रोमोसोम्स होंगे और उसके जीनोम में मतलब उसके 23 क्रोमोसोम्स में 30,000 जीन्स होंगे, 30,000 जीन्स होंगे। तो बेसिकली वो जो जीन्स हैं उनमें थोड़ी थोड़ी सी डेविएशन होंगी। फॉर एग्जाम्पल किसी की आंखें हैं जो वो ब्लू हैं, किसी की आंखें ब्राउन है, किसी की आंखें ग्रीन है, तो किसी का जो नाक है वो काफी थिक है, किसी का नाक थोड़ा सा कम थिक है, तो किसी की हाइट थोड़ी सी लंबी है, किसी की हाइट थोड़ी सी छोटी है। ऐसे ही कलर में डिफरेंसेस भी थोड़े थोड़े नजर आ रहे हैं। जीन्स तो हमारे पास सेम है लेकिन उनके जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जैसे मैंने बोला आई कलर, तो उसमें जो डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं वो जीन्स में हल्के हल्के फर्क के कारण नजर आ रहे हैं। तो ये जीन्स है उनमें जो हल्के हल्के फर्क है, फॉर एग्जांपल ये देखो ये सारे मार्कर देखने में एक ही जैसे हैं, इनकी मॉर्फोलॉजी देखो सेम है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं ये जो सारे सेम जीन्स हैं लेकिन इनमें हल्की सी डेविएशन तो है। यहाँ पे ब्लैक कवर है, यहाँ पे ग्रीन कवर है, यहाँ पे रेड कवर है, यहाँ पे ब्लू कवर है, तो ये एक ही जीन की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, तो हम इन्हें अलील्स बोल देते हैं। दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स
of a gene known as allele. जैसे हम मेंडेलियन जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, टॉल प्लांट इज बिकॉज ऑफ कैपिटल टी एंड ड्वार्फ प्लांट इज बिकॉज ऑफ स्मॉल टी. तो कैपिटल टी स्मॉल टी है तो सेम जीन, बट उनके वेरिएंट फॉर्म्स हैं, ऑल्टरनेट फॉर्म्स हैं, तो हम इन्हें अलील्स बोल देते हैं. तो उस केस में जीन पूल क्या होता है? सम टोटल ऑफ ऑल द जीन्स and their alleles which are present in population constitute gene pool. Sum total of all the genes and their alleles which are present in a population. Gene pool. Sum total of all the genes and their alleles which are present in a population constitute gene pool. समझे? मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी बंगाल टाइगर्स प्रेजेंट है, वो बंगाल टाइगर्स में जितने भी जीन्स पड़े हैं और उन जीन्स के ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स पड़े हैं, वो सारा कुछ कलेक्टिवली क्या हो गया? बंगाल टाइगर का जीन पूल हो गया. तो ये बात समझ आ गई आपको? स्पीशीज इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स which can interbreed freely and produce fertile offspring. और जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं, ये क्या शेयर कर रहे हैं? कॉमन जीन पूल, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज जो अर्नेस्ट मेयर ने दिया. अब इसी चीज को आपने नोटिस करना है. अब टेक्सोनोमिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज देखो. टेक्सोनोमिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज से जो बंद गोभी है और फूल गोभी है, वो दोनों एक ही स्पीशीज है. बट अगर हम बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज लगाएं गोभी पे, तो बंद गोभी और फूल गोभी है जो, ये नेचर में फ्रीली इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते. तो अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज, बंद गोभी और फूल गोभी दोनों क्या है? दो डिफरेंट स्पीशीज. बट अकॉर्डिंग टू टेक्सोनोमी कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज जो लिनस ने फॉलो किया प्लांट्स पे, उसके हिसाब से, टेक्सोनोमी कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज के हिसाब से बंद गोभी और फूल गोभी एक ही स्पीशीज हैं, लेकिन बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज के हिसाब से बंद गोभी और फूल गोभी दो डिफरेंट स्पीशीज हैं, बिकॉज दे डोंट शेयर कॉमन जीन पूल. क्या आपको थोड़ा थोड़ा समझ आया? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये अलग अलग कॉन्सेप्ट क्यों दिए हुए हैं? टेक्सोनोमी कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज दे दिया, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज दे दिया. तो बेटा इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है डिफरेंट ग्रुप्स पे अप्लाई करने के कारण हमें ऐसा करना पड़ रहा है. अब आप मान के चलो, अब बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज है, ये तो बात ही रिप्रोडक्शन की कर रहे हैं, विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली. अब बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करो, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी तो होते हैं नेचर में जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती ही नहीं. किंगडम मोनरा अपने आप में पूरा किंगडम है एक, और किंगडम मोनरा में टिपिकल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो वो एब्सेंट है. अब उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती ही नहीं, आप बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज उस पर लगा ही नहीं सकते, तो उस पर आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट्स लगाने पड़ेंगे. इसलिए बेटा ये अलग अलग कॉन्सेप्ट्स दिए गए. तो मैं बिल्कुल ब्रीफ में डिस्कस कर रहा हूं, बिल्कुल बेसिक लेवल पे, ताकि आपको बात समझ आए, एग्जामिनर उलझा ना ले आपको. जैसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन डिजाइन किया, टेक्सोनोमिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज के हिसाब से जो गोभी है, वो बंद गोभी और फूल गोभी एक ही स्पीशीज है या दो डिफरेंट स्पीशीज है? तो आप क्या बोलोगे? आपने देखा टेक्सोनोमी कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज, आपको वे ठीक है जी, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स काफी शेयर करते हैं, एक ही स्पीशीज है. क्योंकि टेक्सोनोमी कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज में जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो मेंबर्स हैं, वो कॉमन जीन पूल शेयर नहीं कर रहे. लेकिन जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज है, उसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कॉमन जीन पूल शेयर कर रहे हैं. तो इस केस में जो बंद गोभी है और फूल गोभी है, वो फ्रीली इंटरब्रीड नहीं कर पा रहे और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, इसलिए ये दो डिफरेंट स्पीशीज है. आई थिंक आपको पता लग गया.
प्लांट्स पे ज्यादातर टेक्सोनॉमी कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज लगाया जाता है और एनिमल्स पे ज्यादातर बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज लगाया जाता है। और बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज की एक प्रॉब्लम है, अब जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो ही नहीं करते, आप इस कॉन्सेप्ट को वहां पे अप्लाई नहीं कर सकते। अब बेसिकली ये एक ऑर्गेनिज्म है एक्स और एक ऑर्गेनिज्म है वाई, ये दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है एक्स एंड वाई। अब ये एक डिफरेंट स्पीशीज है, ये एक डिफरेंट स्पीशीज है, तो हम बोल रहे हैं एक्स एंड वाई आर टू डिफरेंट स्पीशीज। स्पीशीज अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। तो आप बोलोगे किस बिहाफ पे इन्हें आप दो डिफरेंट स्पीशीज बोल रहे हो, तो हम बोलेंगे बिकॉज ये बोथ आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। बिकॉज दे बोथ आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, मतलब एक्स और वाई ये फ्रीली इंटरब्रीड नहीं कर सकते और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस कर सकते, इसलिए हम इन्हें दो डिफरेंट स्पीशीज कंसिडर कर रहे हैं। और बंद गोभी और फूल गोभी के साथ भी तो यही प्रॉब्लम है, वो फ्रीली इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज दीज आर टू डिफरेंट स्पीशीज। इज दिस क्लियर? अब राजे, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन। बायोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसमें मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ आपको एक्सेप्शन मिलेंगी। हम यूजली बोलते हैं हमारा हार्ट है जो सेंटर टू लेफ्ट होता है, मैंने बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी में भी समझाया, बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनका हार्ट राइट साइड पे होता है, डेक्स्ट्रोकार्डिया, ये एक्सेप्शन है। तो ऐसे ही बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज की भी एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस एक्सेप्शन टू बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। इसमें आपने म्यूल पढ़ा, आपने हिनी पढ़ा, आपने टाइगोन पढ़ा, आपने लाइगर पढ़ा। अब जो म्यूल है, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड है। जब दो डिफरेंट वैरायटीज को, जैसे पीका टोल प्लांट, पीका ड्वार्फ प्लांट, ये है तो स्पीशीज सेम है, लेकिन उस स्पीशीज की दो डिफरेंट वैरायटीज हैं। अगर आप दो डिफरेंट वैरायटीज को या दो डिफरेंट स्पीशीज को, है ना, जैसे गधा और घोड़ा, ये दो डिफरेंट स्पीशीज हैं, या दो डिफरेंट जेनरा जीनस के ऑर्गेनिजम्स को आपस में क्रॉस करवा रहे हो, कोपुलेट करवा रहे हो, तो उस केस में जो यंग वन प्रोड्यूस हो रहा है तो उसे आप क्या बोलते हो? हाइब्रिड। दैट इज नोन एज हाइब्रिड। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। अब म्यूल है, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और ये है कैसा? इंटरस्पेसिफिक। इंटरस्पेसिफिक का मतलब बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज। इंटर बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड। अगर वर्ड लिखा होता इंट्रा,
इंट्रा स्पेसिफिक, तो इंट्रा आ गया ना वर्ड, विद इन स्पीशीज, विद इन स्पीशीज मतलब स्पीशीज सेम है, और बिटवीन डिफरेंट वैराइटीज। जैसे मेंडलिज्म में हमने पढ़ा, हमने टोल वैरायटी को ड्वार्फ वैरायटी, पी की टोल वैरायटी को पी की ड्वार्फ वैरायटी से क्रॉस करवाया। तो जब आपने पी की टोल वैरायटी को ड्वार्फ वैरायटी से क्रॉस करवाया तो उस केस में वो क्या हो गया, स्पीशीज तो सेम है, वैरायटीज डिफरेंट है, तो ये क्या हो गया, डिफरेंट वैरायटीज बट सेम स्पीशीज, इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। बट इस केस में गधा और घोड़ा ये दो डिफरेंट स्पीशीज हैं, तो ये आपस में दोनों ने क्रॉस किया और उससे म्यूल प्रोड्यूस हुआ, तो उस केस में ये क्या हो गया, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। हिनी, ये भी इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड है, ये भी इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड है, ये भी इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड है। अब ये बनाते कैसे हैं, इनके पेरेंट्स कौन कौन है, एग्जामिनर ये भी तो पूछ सकता है, एक्सेप्शन तो होगी ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज की, लेकिन ये कैसे बने, यू कैन आस्क यू। तो म्यूल का तो हमने बात की थी, एम से म्यूल एम से मेयर। तो जो म्यूल है उसकी मम्मी घोड़ी होगी और उसके पापा गधे होंगे, है ना। और जो हिनी है, एच से हिनी एच से हॉर्स, हॉर्स तो मेल हो गया इंटू फीमेल डोंकी। अगर आप फीमेल डोंकी को हॉर्स के साथ क्रॉस करवाते हो तो इससे प्रोडक्ट बनेगा हिनी। करेक्टर्स में फर्क होता है, जो म्यूल है और हिनी है इनके करेक्टर्स में भी फर्क होता है। जो म्यूल है इसे तो काफी बोझ उठाने के लिए यूज किया जाता है, आर्टिलरी वगैरह जब पहाड़ों में लेके जानी होती है फौज ने तो म्यूल को यूज करते हैं। तो ऐसी टाइगोन है। अब जब भी आप इसे पढ़ोगे टाई, तो इस केस में आ जाएगा टाई पहले आया है ना, तो ये मेल है, तो पीछे लॉयन का ओन है, तो ये फीमेल है। यहाँ पे लाइगर, तो लाई मेल हो गया क्योंकि आगे मेल रखना है। देखो जितने भी केस की आगे मेल रख रहे हो ना, हिनी हॉर्स, और म्यूल के केस में आपने मेल रखा है कोई बात नहीं, बाकी केसेस में आप याद रखो आप पहले मेल को रख रहे हो। टाइगोन में टाइगर को लॉयन के साथ क्रॉस करवाया जा रहा है, टाइगर इस केस में मेल है, लॉयनेस के साथ क्रॉस करवाया जा रहा है। और लाइगर में उल्टा है, इस केस में जो लॉयन है इसे टाइग्रेस के साथ क्रॉस करवाया जा रहा है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब म्यूल तो प्रॉपर एक्सेप्शन नहीं बोल सकते हम, क्योंकि जो म्यूल है चलो इंटरब्रीड करके मान लेते हैं, जो हिनी है इसके पेरेंट्स भी मान लेते हैं इंटरब्रीड करके, लेकिन ये दोनों इनफर्टाइल हैं, ये फर्दर यंग वंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज में तो हमने नोटिस किया फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का प्रोड्यूस होना जरूरी था, लेकिन बेटा ये टाइगोन और लाइगर हैं जो ये फर्दर फर्टाइल यंग वंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। बट नेचर में ये कभी इंटरवीड ही नहीं करते। जो टाइगर है और लॉयनस है, या लॉयन है और टाइगरस है, ये नेचर में इंटरब्रीड नहीं करते फ्रीली, तो इन्हें इंटरब्रीड करवाया जाता है जू वगैरह में, जहां पे हमने पिंजरों में इन्हें रखा हुआ है, कैप्टिविटी में रखा हुआ है, तो अंडर कैप्टिविटी इन्हें इंटरब्रीड करवाया जाता है, अदरवाइज नेचर में ये इंटरब्रीड नहीं करते। इज दिस क्लियर? तो फिर भी हम मान लेते हैं एक्सेप्शन टू बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। अब ऐसी जो स्पीशीज है इसमें आ जाता है
मोनोटिपिक स्पीशीज, और पॉलीटिपिक स्पीशीज। मोनोटिपिक, मोनो मीन्स सिंगल, टिपिक टाइप। मतलब इस केस में आप देखोगे मोनोटिपिक स्पीशीज वो होती है जिस स्पीशीज में सिर्फ एक ही वैरायटी आती है या एक ही सब स्पीशीज आती है एट प्रेजेंट। Species which have at present only one variety. सब स्पीशीज एट प्रेजेंट का तो आज के टाइम 2020 की बात कर रहे हैं, तो आज के टाइम ह्यूमंस की तो एक ही सब स्पीशीज एग्जिस्ट कर रही है, होमो सेपियंस सेपियंस। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो ह्यूमंस हैं उनकी सिर्फ एक ही सब स्पीशीज एग्जिस्ट कर रही है, होमो सेपियंस सेपियंस। तो इसका मतलब हमारी सिर्फ एक ही सब स्पीशीज है, तो हम क्या हो गए? मोनोटिपिक स्पीशीज, स्पीशीज विच हैव एट प्रेजेंट ओनली वन वैरायटी और सब स्पीशीज। हम एनिमल्स है तो हमारे केस में सब स्पीशीज है, प्लांट की बात करते हैं तो वैरायटी बोल देते हैं। मोनोटिपिक स्पीशीज, आप इसकी एग्जांपल ले सकते हो, होमो सेपियंस सेपियंस। ठीक है जी, पर पास्ट में हमारी भी काफी स्पीशीज थी, सब स्पीशीज थी, जैसे होमो सेपियंस सेपियंस, होमो सेपियंस निएंडरथैलिस, होमो सेपियंस फोसिलिस। बहुत सारी सब स्पीशीज थी हमारी भी, लेकिन वो बेसिकली एक्सटिंक्ट हो गई। तो क्या बची आज? ये बचा है होमो सेपियंस सेपियंस, मॉडर्न वाइज मैन, आज का आदमी। पॉलीटिपिक स्पीशीज, ऐसी स्पीशीज जिसके नीचे काफी सारी वैरायटीज हैं या काफी सारी सब स्पीशीज हैं। तो हम इसमें बात कर सकते हैं गोभी की, ब्रासिका ओलरेसिया कैपिटेटा, ब्रासिका ओलरेसिया बोट्रिस, ब्रासिका ओलरेसिया नोलकोल। देर आर मेनी varieties under one species. This is the polytypic species. लो ये तो स्पीशीज के रिगार्ड में कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे जो एग्जामिनर हमसे पूछ लेता, और बच्चों वाली बातें हैं, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, इन्हें इजीली रिकवर कर जाओगे। अब जो इसके बाद अब जब क्लासिफिकेशन की जा रही है, तो क्लासिफिकेशन करने के लिए, ग्रुपिंग करने के लिए हमें करेक्टर्स कहाँ से पता चलेंगे? तो अब हमें बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ेगी। कुछ रिसर्च ऐसी होगी जो इंटेंसिव है, कुछ ऐसी है जो फील्ड वर्क पे डिपेंड करती है, एक्सटेंसिव है। तो जो चीजें हमें हेल्प करती हैं क्लासिफिकेशन में, हम उसे टेक्सोनोमिक एड्स बोल देते हैं। टेक्सोनोमिक एड्स, एड का मतलब तो समझते हो ना,
एड का मतलब हेल्प होता है। टेक्सोनोमिक एड क्या होगी? ये कुछ ऐसे एक्सटेंसिव और इंटेंसिव वर्क्स हैं जो हमें हेल्प करेंगे टेक्सोनमी में और ग्रुपिंग में, उन्हें हम बोल देते हैं टेक्सोनोमिक एड। मतलब ऐसे नहीं है भी आपको हमेशा जंगलों में जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, जब हम डिस्कवरी चैनल देखते हैं, डिस्कवरी चैनल के साथ साथ हम नेशनल ज्योग्राफिक चैनल्स देखते हैं, तो इन चैनल्स पे हमें साफ नजर आ रहा है जो साइंटिस्ट हैं वो एक्सपीडिशन पे निकले हुए हैं, खोज पे निकले हुए हैं। जो वो एक्सपीडिशन है उनमें बेसिकली वो फील्ड रिसर्च कर रहे हैं, तो वो होगी एक्सटेंसिव फील्ड वर्क। और कुछ ऐसी जगहें भी होती हैं जहां एक लैब लाइक जो अरेंजमेंट है या रूम्स में बेसिकली हमें इंटेंसिवली उन चीज़ों को स्टडी करने में हेल्प मिलेगी, तो वो हो गया इंटेंसिव वर्क फॉर क्लासिफिकेशन। तो आपने इनमें सुने होंगे टेक्सोनोमिक एड्स में बोटेनिकल गार्डन्स, जू, जूलॉजिकल पार्क्स, इसे नंबर 3 कर। बोटेनिकल गार्डन्स, नंबर 2 कर लो हर्बेरियम्स। हर्बेरियम्स एक्चुअली मेजोरिटी ऑफ टाइम्स जो हर्बेरियम्स हैं वो बोटेनिकल गार्डन्स के साथ ही कनेक्टेड होते हैं, बट कुछ इंडिपेंडेंट भी होते हैं। बोटेनिकल गार्डन्स, हर्बेरियम्स, जू और जूलॉजिकल पार्क्स। म्यूजियम्स, म्यूजियम्स, टैक्सोनॉमिक की, some books like flora, manuals, monographs, catalogs, etc. लो जी, एक बार दोबारा बताता हूं। हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया लाइफ क्या होती है, फिर हमने डिस्कस किया भी हमारी लाइफ जो अर्थ है इस पे बहुत डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स पाई जाती हैं। जो ये लाइफ फॉर्म्स हैं ये कुछ करेक्टर्स तो कॉमन भी शो करती हैं। तो 1.75 मिलियन स्पीशीज, ठीक है, डिस्कवर्ड एंड क्लासिफाइड सो फॉर। 1.75 मिलियन स्पीशीज को इंडिपेंडेंटली स्टडी करना नियर टू इम्पॉसिबल है। तो उस केस में ये 1.75 मिलियन स्पीशीज अलग अलग वे में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम इन्हें जानना चाहते हैं। तो हम इन्हें जानने के लिए हमने इन्हें क्या किया, अलग अलग ग्रुप्स में ऐड कर दिया। जो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बेसिस पे हमने इन्हें अलग अलग ग्रुप्स में प्लेस कर दिया। जब हमने इन्हें अलग अलग ग्रुप्स में प्लेस किया
तो उस केस में हमने उसे क्लासिफिकेशन बोला। अब जो क्लासिफिकेशन की जा रही है उसमें हमें करेक्टर्स की जरूरत है, और करेक्टर्स हमें कहां से मिलेंगे? विद द हेल्प ऑफ टेक्सोनोमिक एड्स। ये वो चीजें हैं जो हमारी क्लासिफिकेशन में हेल्प करेंगी। अब जैसे मान के चलो एक बोटनिस्ट है, जो वो बोटनी पढ़ रहा है, तो उस केस में उसे क्लासिफिकेशन, बेसिक क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। वो बेसिक क्लासिफिकेशन सीखने के लिए उसे कहां पे विजिट करना पड़ेगा? बोटेनिकल गार्डन्स में। उसे कहां पे विजिट करना पड़ेगा? हर्बेरियम्स में। उसे कहां जाना पड़ेगा? जूलॉजिकल पार्क्स में। उसे कहां जाना पड़ेगा? म्यूजियम्स में। और ये तो होगी फिजिकल प्लेसेस, बोटेनिकल गार्डन्स, जूलॉजिकल पार्क्स, हर्बेरियम्स, म्यूजियम्स, दीज आर फिजिकल प्लेसेस। मतलब बोटेनिकल गार्डन्स तो बहुत बड़े बड़े गार्डन्स हैं, कई गार्डन्स तो इतने बड़े बड़े होते हैं, सिटीज के बराबर बड़े होते हैं। बट ये मैन मेड एंड मैन मेंटेन्ड गार्डन्स हैं बोटेनिकल गार्डन्स। तो यहाँ पे जो लाइव प्लांट्स हैं उन्हें ग्रो किया जाता है क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो ये हमें क्लासिफिकेशन सिखाने में काफी हेल्प करते हैं। सिमिलर वे हर्बेरियम्स हैं, बट जो हर्बेरियम्स हैं ये क्या है? ये कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ हर्बेरियम शीट्स। हर्बेरियम शीट क्या होती है? मान के चलो एक ये स्टैंडर्ड साइज की हर्बेरियम शीट है, जैसे हमारी ड्राइंग शीट होती है ना, ये वैसी एक शीट है। अब हम इस शीट पे क्या करते हैं? किसी प्लांट को, अगर वो छोटा है, अगर वो कोई बड़ा है तो उसके पार्ट को, अगर प्लांट का पार्ट भी बड़ा है तो उसे एन या डब्ल्यू फॉर्म में क्या करते हैं? अरेंज कर देते हैं प्लांट को। तो जब हम इस प्लांट को इस शीट पे स्टिच करते हैं तो हम इस चीज का ध्यान रखते हैं, जो इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स हैं, जो इसके लीफ की शेप है, जो इसके लीव्स का अरेंजमेंट है, जो इसके फ्रूट्स हैं, उनकी पूरी पिक्चर हमें क्लैरिटी से डिपिक्ट हो जाए इस शीट पे। और हम राइट साइड पे क्या करते हैं? एक छोटा सा बॉक्स बनाते हैं जिसमें हम इस प्लांट की डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। इसे बोलते हैं हर्बेरियम शीट्स। तो ये हर्बेरियम शीट्स हैं जो इन्हें क्लासिफिकेशन के अरेंजमेंट से हम प्लेस कर देते हैं एक पर्टिकुलर अलमीराज में, जो कहां पे पड़ी है? हर्बेरियम्स में। इसका मतलब हर्बेरियम को हम क्या बोल सकते हैं? हम इन्हें ड्राई गार्डन बोल सकते हैं। हर्बेरियम्स आर ड्राई गार्डन्स, क्योंकि यहाँ पे हम जो प्लांट्स हैं उन्हें ड्राई करके शीट्स पे स्टिच करके रख रहे हैं, हर्बेरियम्स। और जो हर्बेरियम्स हैं ये मेजोरिटी ऑफ टाइम्स किसके साथ कनेक्टेड होते हैं? बोटेनिकल गार्डन्स के साथ। और उसके बाद जू और जूलॉजिकल पार्क्स तो आपने सुना ही हुआ है, थोड़ा म्यूजियम भी सुना ही होगा आपने। ठीक है, अब इन चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, थोड़ा उस लेवल तक जिस लेवल पे हमें समझ आए भी ये होते क्या है। देखो भाई, हमारा चल रहा है फर्स्ट चैप्टर और मैं बड़े आराम से करवा रहा हूँ। मेरा जो आपसे कांटेक्ट है वो एक लेवल तक ही बन पा रहा है, और मुझे भी पता है भी किसी को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं किया जा सकता। हाँ, हमें पता है कंपटीशन क्लियर करने के लिए हमें बहुत एफर्ट लगानी पड़ेगी और हम लगाएंगे भी, बट मैं आपको ब्रिस्कली बिल्कुल स्लोली बायो में एंटर करवा रहा हूँ, बिल्कुल स्लोली, ताकि डे बाय डे आप इन चीज़ों को समझ सको, क्योंकि आने वाले टाइम में इन्हीं चीज़ों की डिटेल आपको काम आएगी। अगर हम इन्हें फास्ट खत्म कर देते हैं तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, हम फास्ट भी खत्म कर सकते हैं हम इन चीज़ों को। पर मेरा मेन मोटिव ये है, जो इन दिनों में आप स्टडी से कनेक्टेड भी रहो और बहुत ज़्यादा बर्डनाइज भी फील मत करो। और दूसरे नंबर पे मेरे पास पिछले सालों के जो लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी पड़े हैं, जो उस केस में अगर किसी बच्चे को लगता है भी नहीं मुझे लिटिल बिट स्लो लग रहा है, मैं इसके साथ साथ और कर सकता हूँ, तो बेटा वो मेरे से पेन ड्राइव कोर्स भी ले सकता है। मैं क्या करूँगा उस केस में, जो पर्टिकुलर चैप्टर है, फॉर एग्जांपल आप मान के चलो किंगडम एंड मेली है, अब जो किंगडम एंड मेली है उसे मैं क्या करूँगा, आपको पेन ड्राइव में डाल के दे दूंगा। जो मैं करवा रहा हूँ क्लास में वो तो आप साइमल्टेनियसली कर ही रहे हो, और साथ में एक चैप्टर आपका और शुरू हो जाएगा।
किंगडम एंगलिया जो आप घर पे कर सकते हो। ठीक है, बाकी रिलैक्स रहो, सिलेबस कैसे खत्म करना है और ये चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है। टीचर को पता होता है भी कैसे इन चीजों को समझाना है, कैसे सिलेबस को फास्ट करना है, स्लो करना है। आप इन चीजों को मेरे पे छोड़ दो, आई विल सर्टनली मैनेज। ओके बेटा, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।